हाँ जी बच्चों, क्या कर रहे थे हम? एक्सरसाइज। अच्छा वो हाँ बच्चों बताओ इसमें। सिक्स क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय मैन इन द लिफ्ट, मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी। अर्थ फ्रेम और रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछिए। अर्थ फ्रेम क्या होती है, ये हमने पहले ही बात की थी। अर्थ फ्रेम एक्सेलरेशन क्या होगी जी? अर्थ फ्रेम में तो उसको सिंपल फ्री फॉल में दिख रहा है और अर्थ फ्रेम वाला होता भी सही है, तो अर्थ फ्रेम एक्सेलरेशन इज जी। और रिलेटिव कैसे निकालोगे? इसमें दो तरीके से कर सकते थे आप। स्यूडो फोर्स से भी निकाल सकते थे, नहीं तो सिंपल रिलेटिव वाला फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट करके, उससे भी निकाल सकते थे। ठीक है, आगे फिफ्थ सिक्स सेम ही हो गए है ना। और बताओ बच्चों। 30th। 30th इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी बच्चों वो इलास्टिक लिखा हुआ है, तो इलास्टिक मतलब रीबाउंड, मतलब जो हमने वो बुलेट्स वाले जैसे केस में नहीं किया था, मतलब वो चेंज हो जाएगा टू यू टू, तो इसके अकॉर्डिंग फिर क्या आंसर बनेगा? 2 MNU। 29 तो से हो गया। 30th मैं आपको भी करवा रहा हूँ। और बताओ। 33 हो गया था। नहीं, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट तो फ्रिक्शन खत्म कर देगा ना सर। लेकिन हमने वो वाला क्वेश्चन भी तो किया था कि परफेक्टली स्मूथ करने से आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। नहीं प्रैक्टिकली सोचो, लुब्रिकेंट किस तरह से बनता है? लुब्रिकेंट हम कहीं पे भी उस जगह लगाते हैं जहाँ पे इजीली रब कर सके। नहीं वो तो ऑब्वियसली उसी केस की बात हो रही है कि अगर मतलब अगर हम चाहें तो क्या हो सकता है, मतलब लुब्रिकेंट लगा के क्या फायदा हो गया कि दे कैन नाउ इजीली स्लाइड ओवर ईच अदर, है ना। इससे बच्चों चलो एक अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, जैसे हम कहते हैं ना, आपने शायद सुना होगा कि इट्स सेड कि रेनी सीजन में या भी हाँ रेनी सीजन या रोड गीली है तो उसमें व्हीकल फास्ट मत चलाओ, ब्रेक्स खराब हो जाती हैं।
वो क्यों कहते हैं कि ब्रेक्स फेल हो जाती हैं तब? हाँ, वो क्यों होता है सब? जो टायर और बेसिकली टायर जब मूव कर रहा होता है हीट प्रोड्यूस होती है ना कुछ तो हीट प्रोड्यूस होएगी होएगी। वो जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत पानी इवेपोरेट हो जाता है रोड का। तो रोड और टायर के बीच में वाटर वेपर की एक बिल्कुल पतली सी लेयर बन गई। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, एन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गई, तो मतलब ब्रेक लगानी मुश्किल हो गई। तो एन सॉरी म्यू, एन तो कुछ नहीं होता, म्यू रिफ्रैक्ट मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आया समझ? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन बच्चों? कौन सा 17? हो सकता है वो रूट वगैरह में आएगा आंसर इसका, या एग्जैक्ट आता है? एग्जैक्ट यही आ रहा है। चलो ट्राई कर लेना, सबको पता है क्या करना है ना ऐसा तो। ओके, 30th क्वेश्चन देखो बच्चों। 30th क्वेश्चन बच्चों, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये धक्के से हो जाता है, मतलब कुछ ना उल्टा सीधा करके भी आंसर तो निकल आता है, बट एग्जैक्ट मेथड देखना, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि धक्के से कैसे होता है और उसमें क्या गड़बड़ है। फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स इंटरप्लैनेटरी डस्ट dm by dt अल्फा v where m is mass। ये क्या चीज दी हुई है बच्चों, dm by dt इक्वल टू अल्फा v? किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास? मतलब बेसिकली सिचुएशन क्या है, हम ये कह रहे हैं कि स्पेस में ऐसे एक सैटेलाइट लेट से मूव कर रही है, ठीक है, और यहाँ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स कुछ, ठीक है, मान लेते हैं सैटेलाइट री से मूव कर रही है और ये कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं आगे। तो वो क्या चीज दी हुई थी, जो वो dm by dt इक्वल टू अल्फा v दिया हुआ था, ये क्या चीज है? बेसिकली ये क्या है कि किस रेट से सैटेलाइट का मास बढ़ता जा रहा है, या ऐसे कह लो कि किस रेट से डस्ट पार्टिकल सैटेलाइट के साथ चिपकते जा रहे हैं। जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल सैटेलाइट के साथ चिपकेंगे, जैसे जब सैटेलाइट आगे जाएगी तो वो हर उतने रीजन के डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जाती जाएगी। तो उससे क्या हो रहा है, इन अ वे डस्ट पार्टिकल्स के कारण सैटेलाइट का मास बढ़ता जा रहा है। तो ये dm by dt हमारे को वो बता रहा है कि किस रेट से सैटेलाइट का मास बढ़ रहा है या किस रेट से डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो सैटेलाइट के साथ चिपकते जा रहे हैं। इज दिस थिंग क्लियर? और पूछा क्या आपको, द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जैक्ट मेथड है जिससे बिल्कुल प्रॉपर आंसर आएगा आपका। हम बच्चों क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि वैसे तो डस्ट पार्टिकल्स पूरा आगे तक फैले हुए होंगे स्पेस में, हम एक कोई भी थोड़ा सा रीजन मान लेते हैं और हम अपना सिस्टम बनाते हैं। याद है आपको, मैंने आपको इतना तो बताया था कि सिस्टम में हम ग्रुप ऑफ बॉडीज को लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने सिस्टम में सैटेलाइट तो हमारी आई गई जिसका मास क्या है, किसी इंस्टेंट पे कैपिटल एम होगा, वैसे वो हम सैटेलाइट के ओरिजिनल मास की बात करते हैं, जस्ट टू बी क्लियर, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं एम नॉट। और हम ये कहते हैं कि जो जो भी मैंने ये ब्लू बाउंड्री लगाई है, इस ब्लू बाउंड्री के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं लेट्स से उसका मास है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ये बताओ बच्चों, इस सिस्टम का मोमेंटम क्या हुआ?
किसी भी इंस्टेंट पे एम नॉट वी प्लस एम इंटू जीरो, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ एम नॉट चाहे मत कहो, कैपिटल एम ही कह दो। क्यों? क्योंकि एक कंफ्यूजन हो सकती थी कि जब आप सैटेलाइट जिस इंस्टेंट पे बनाया है तो भी तो इस पे कुछ ना कुछ 10 पार्टिकल्स तो चिपके ही हुए हैं। मैं कौन सा बिल्कुल टी इक्वल टू जीरो वाले ओरिजिनल इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, मैंने तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही बनाया बच्चों। तो यहाँ एम नॉट नहीं लगाते, सिंपली एम लगा लेते हैं। एंड वी शुड बी क्लियर कि एम वेरिएबल है, कैपिटल एम जो है वो वेरिएबल है। क्यों? 10 पार्टिकल्स चिपकते जा रहे होंगे उसको। इसमें कोई डाउट बच्चों कि सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया? कैपिटल एम इंटू बी। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम? ये जो ब्लू वाला सिस्टम है, ये जो कैसे बताया था मैंने आपको, क्या कैसे देखते हैं फोर्स किसी सिस्टम पे? मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहा था ना कि एक बाउंड्री बना दो डॉटेड लाइन से और सोचो कि उसके ऊपर बाहर से कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। बताओ इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही? कोई भी नहीं। फोर्स फ्री स्पेस क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। तो ये फोर्स हो गई जीरो, जो कि क्या होनी चाहिए? फोर्स क्या होती है? डीपी बाई डी टी। करेक्ट। तो भाई इस सिस्टम का डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू वी जीरो होना चाहिए। अब आप देखो ध्यान से कि ये यहाँ एम भी वेरिएबल है, वी भी वेरिएबल है। एम क्यों वेरिएबल है? डस्ट के कारण मास चेंज हो रहा है। वी क्यों वेरिएबल है? जो भी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रही है, राइट। तो ये क्या बन गया? वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी टी। करेक्ट। व्हाट इज डी एम बाई डी टी? अल्फा वी। आपको पूछा क्या है? डी वी बाई डी टी। ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहां से dv बाई डी टी क्या आ गया विद प्रॉपर साइन? माइनस अल्फा इज दिस थिंग क्लियर? कौन सा 31 यही वाला है? अच्छा देख, वेट। हम्म। स्वीप्स तो मतलब ये है कि अपने साथ ही लेके जा रहा होगा, तभी स्वीप प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना झाड़ू से स्वीप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? झाड़ू के साथ ही डस्ट पार्टिकल्स के सारे उसके साथ ही जा रहे होते हैं ना। नहीं, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन हो रही है। समझ आया बच्चों?
मैंने सैटेलाइट का इंडिविजुअली एफबीडी क्यों नहीं बनाया? मतलब एक थॉट ये आ सकता था ना, सर सैटेलाइट की एक्सेलरेशन पूछिए, उसका एफबीडी बनाओ, सॉल्व कर दो। नहीं, वो तो एमए लिखना है, वो तो यहाँ भी एमए लिखा है, वो तो कोई पंगा नहीं। सैटेलाइट के साथ डस्ट पार्टिकल्स चिपकते जा रहे हैं, तो उस पर फोर्स लगा रहे होंगे, वो हमें पता नहीं, वो अननोन है। तो इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल्स का एफबीडी बनाना मुश्किल था। ये बात समझ रहे हो? अब देखें धक्के वाला मेथड क्या था, किस किस का हो गया था, इससे तो नहीं हुआ होगा किसी का, ये तो पक्का है। ऐसे नहीं, ऐसे किया था बिल्कुल। ठीक है, अब देखो धक्के वाला मेथड और बताना कि ऐसे किया कि नहीं। लगता है कि डीएम बाई डी टी है, तो इतना तो हिंट मिल जाता है कि किसी तरीके से डीपी बाई डी टी करना होगा, क्योंकि उसी में ही एम आएगा। तो हम कहते हैं हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ये हम लगाते हैं। इसमें हम देखते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम वी। फिर हम कहते हैं इसको लिख दो वी डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी आ गया अल्फा वी, फिर बन गया अल्फा वी स्क्वायर, और फिर एक्सेलरेशन को कह दिया फोर्स अपॉन मास, तो वो बन गया अल्फा वी स्क्वायर बाय एम। साइन तो हम देख के एडजस्ट कर ही लेते हैं कि चल रहा है, कोई बात नहीं। बताओ ऐसे ही किया? ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तरफ तो वी कांस्टेंट मान लिया आपने डिफरेंशिएशन में, और फिर उसी की वैल्यू निकाल दी रिटार्डेशन की। अगर वी कांस्टेंट था, फिर एक्सेलरेशन कैसे आ गई? समझ गए? क्लियर टू ऑल एवरीवन? ठीक है, ये मेथड याद रखना बच्चों प्लीज। ठीक है, इससे मेरे को एक ख्याल आ रहा है बच्चों, एक हमने एक वो क्वेश्चन किया था ना एनएलएम में, जब वो जो सैंड गिर रही थी, वो कहाँ है और वो हमने किस मेथड से किया था? यही था ना, ये वाला। हाँ, तो इसमें ये भी ऑलमोस्ट वही चीज की है हमने, बस फर्क क्या है कि यहाँ तो फोर्स ही पूछी है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें तो फोर्स 0 थी, यहाँ पे फोर्स पूछी है तो लगाया वही डीपी बाई डीटी। ठीक है, तो बच्चों आप याद रखना कि हमेशा जब ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे मास चेंज हो रहा होता है, यहाँ पर भी मास चेंज हो रहा है, सैटेलाइट वाले में भी मास चेंज हो रहा था, तो उसमें हमेशा जब सिस्टम मतलब एफबीडी बनाना है, वो पूरे का लेना है, एक इंडिविजुअल का नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है यहाँ पर भी क्या दिक्कत है, आपको नहीं पता कि बेल्ट पे इंडिविजुअली ये जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी फोर्स लगा रहे हैं। हाँ जी, इसमें क्या कह रहे थे आप, कौन से क्वेश्चन का? 31 का डी आएगा। हम्म, नहीं एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है अ बॉडी। अगर सिस्टम लिखा होता फिर तो हम कहते हैं कि भाई कुछ नहीं कह सकते। अगर एक कोई पर्टिकुलर बॉडी है, उसका तो मास कांस्टेंट होगा, ठीक है, और अगर उसका मोमेंटम कांस्टेंट है, तो क्या मतलब हुआ? मतलब एम इंटू वी कॉन्स्टेंट है, तो मतलब वी कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट है तो ए 0 ही हो गया, वो भी तो कांस्टेंट ही है, और फोर्स 0 है, वो भी कांस्टेंट है, इसलिए तीनों बन गए। और कांस्टेंट तो है ही। हाँ? आगे समझ बच्चों, वर्क वाले चैप्टर में क्या कुछ था डिस्कशन में? 01 में क्या था? बी पार्ट, हाँ।
एक्सरसाइज 0 बी पार्ट बच्चों, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्सरसाइज 1 बी पार्ट, डन। थर्ड क्वेश्चन, देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ये ना मतलब एक्चुअली मतलब AI इज ओल्ड नेम ऑफ जेईई मेंस, ये एक्चुअली उसमें आया हुआ है और मैंने जान के और कहीं नहीं लिखा हुआ, यहीं पे लिखवाया हुआ था ताकि आपको मैं बता पाऊं। तो कोई आया हुआ है क्वेश्चन, हम ना एकदम देख के घबरा जाते हैं कि भाई मार्क्स तो दिया नहीं हुआ, बट थोड़ा सा देखो तो सही, इतनी बड़ी उन्होंने रेंज दी हुई है ऑप्शंस में, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ऑप्शंस देखो, और क्वेश्चन में भी क्लियरली यही लिखा हुआ है कि एस्टिमेट ही तो करना है आपको। तो आपको क्या करना था, एक जनरल कुछ भी स्टैंडर्ड केस सोच लो कि भाई मास कितना होता होगा किसी पर्सन का, जो भी आप मानोगे 50-60 केजी, उसके हिसाब से ऑप्शन इतनी दूर दूर है, बस दैट्स इट, है ना। तो ऐसे पैनिक नहीं करना होता कि हाँ भाई मास नहीं गिवन और कोई गड़बड़ हो गई, कुछ है ही नहीं, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसी फोर्थ क्वेश्चन, वैसे इसमें क्या था, इनडायरेक्टली उन्होंने क्या दे दिया, डेंसिटी दे दी 1.2 ग्राम्स पर सीसी और लिख दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। तो क्या करोगे आप, पहले मास निकाल लो कि 1 क्यूबिक मीटर का कितना मास है, और फिर उस पे हाफ mv² लगा दो, डन। और कोई था बच्चों इसमें, मतलब ये इसमें तो नहीं था 0-1 में। थ्री है, ओके। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ये बच्चों किस टाइप का केस हुआ, मतलब जस्ट इमेजिन, जैसे ऐसे ही सोचो बच्चों, ये एक सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे बच्चों मान लो इसके ऊपर हमने एक ये पेंसिल है, एक तरह से हम पेंसिल से लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप पेंसिल से पेज पे लिख रहे हो, तो पेज तो स्टेशनरी है, लेकिन पेंसिल जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रही है वो पॉइंट बार बार चेंज होता जा रहा है, तो ये वही केस हो गया, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या इस केस में वर्क होगा कि नहीं होगा, नो वर्क, क्यों, हमें क्या चाहिए, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, हमने क्लियरली लिखा था फोर्स इनटू एफडीएस में क्या लिखा था, डीएस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो आप जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट को मूव करना जरूरी है, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। क्या ये बात समझ आती है, ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे बच्चों मान लो ये पेंडुलम टाइप सिचुएशन है, ठीक है, एक फोर्स मैं ऐसे लगाता हूँ, ठीक है, और एक आप सोच सकते हो कि ये जो टॉप पे पॉइंट है वो हिंज फोर्स टाइप्स, जैसे हम जो बात करते थे अननोन फोर्स, याद है जिसे हमने पहले नहीं किया था FX FY लेके, हम निकाल सकते हैं ना किसी पॉइंट पे फोर्स। या आप चलो कुछ मत सोचो, ये सोचो कि बस स्ट्रिंग जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो पॉइंट भी स्ट्रिंग के ऊपर तो कोई फोर्स लगा रहा होगा ना, तभी ऑब्वियसली स्ट्रिंग रुका हुआ है। अब मैं जब फोर्स लगाऊंगा बच्चों ये ऐसे घूमेगा पेंडुलम, तो बताओ जो नीचे वाली फोर्स F है क्या वो वर्क कर रही है, यस, क्यों, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे लग रही है वो पॉइंट आगे को जा रहा है। जो ऊपर फोर्स थी जो छत से लग रही थी यहाँ पे,
क्या वो फोर्स कोई वर्क कर रही है? नो क्यों? क्योंकि वो जिस पॉइंट पे लग रहा है वो नहीं डिस्प्लेस किया। आई बात समझ बच्चों? कहाँ पे? हाँ, ऊपर वाली जो फोर्स है वो तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग पे लग रही है, वो तो मूव नहीं कर रहा, वो तो वहीं पे ही है हमेशा। ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए तो कर रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हर बार नया बन रहा है। जब फोर्स लग रही थी तब क्या वो पॉइंट चेंज हो रहा है ना? क्या? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है, वो कैसे होगा कि फोर्स अलग अलग पॉइंट्स पे लगनी शुरू हो गई? यही मतलब हुआ ना इसका। हम्म। आगे बचो। देखो बचो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसका वेक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन दी हुई है। तो F1 तो आपके पास प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में है, आपके पास बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी है। क्या नहीं है? नहीं, अच्छा ये तो आसानी है। वर्क डन बाय F1 ही पूछा है सेकंड में, तो थर्ड में वर्क डन बाय F2 पूछा है। सबसे पहले तो वर्क डन बाय F1 कैसे निकालोगे? F डॉट एस करना है। फोर्स कैसे निकालोगे? वेक्टर, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, तो उससे F डॉट एस कर दो। कांस्टेंट फोर्स ही है तो F डॉट एस हम सीधा कर सकते हैं। क्या है, समझ आया? थर्ड क्वेश्चन, वर्क डन बाय फोर्स F2 निकालने के लिए हमें F2 वेक्टर चाहिए, ठीक है। अब ये F2 वेक्टर कैसे निकलेगा बताओ? हाँ, अब वो हमारे को, उसके लिए हमें जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है वो यूज करनी पड़ेगी। देखो, आपने F1 वेक्टर तो पहले ही निकाल लिया, ठीक है। F1 वेक्टर क्या आया? 9 इंटू जो ये वाला वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 3 हुआ है ना। तो ये जो दिया हुआ है ये लिख के अपॉन 3 करेंगे तो F1 वेक्टर बन गया। अब F2 हमें निकालना है, ठीक है। इसके लिए हम इनडायरेक्टली चलते हैं, उल्टा चलते हैं। आपके पास बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, निकल आएगा। टाइम है, गिवन है 2। इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो आप क्या करोगे? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आपके पास ए वेक्टर निकल आएगा। सारा कुछ वेक्टर फॉर्म में लगा दो, और जो आपका ए वेक्टर होगा वो क्या बन गया? वो तो नेट फोर्स अपॉन मास ही होगा, तो वो बन गया F1 प्लस F2 बाय मास 8। इससे क्या होगा? इससे F2 वेक्टर निकल आएगा। एक बार F2 वेक्टर निकल आया तो फिर F2 डॉट एस तो कर ही सकते हैं। हम्म। हाँ, वो एक ही बात है, ये वेक्टर फॉर्म में कर लो। जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसको डायरेक्टली आई कैप जे कैप के कैप में अप्लाई कर दो सीधा। उसमें सारा कुछ जो है एस वेक्टर को सीधा आई कैप जे कैप के कैप में लिख दो, तो आपका ए वेक्टर भी आई कैप जे कैप के कैप में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? तीनों चैप्टर यूज हो गए, काइनेमैटिक्स भी यूज हुआ, एनएलएम भी यूज हुआ, वर्क तो यूज हुआ ही हुआ, वेक्टर भी यूज हो गया। रही सही कसर ये भी ऐसे दे दिया कि वो भी पता होना चाहिए था कि हाँ वेक्टर कॉम में कैसे लिखें। हाँ, वो रह गया बस।
क्या दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग? डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस, यहाँ तो अलग अलग डायरेक्शन है ना फोर्स और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में ही करना पड़ेगा। बच्चों आया समझ? आगे सारे डाउट है क्या? हैं? फोर्थ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्स दे दी, ये फोर्स कैसी है बच्चों, कांस्टेंट या वेरिएबल? किस किस का हो गया था फोर्थ क्वेश्चन? ठीक है, देखो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, और डिटेल में आगे जाएंगे। तो दिख रहा है कि वेरिएबल फोर्स है, एक्स वाई प्लेन। आपको कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट 3,5 द पार्टिकल इज टेकन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टू 5,7 द वर्क डन बाय द फोर्सेस, ठीक है। हाउ विल यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? आप इनफैक्ट बिल्कुल ना सही टाइम पे आए क्वेश्चन, मतलब मैंने आपको आज जो करवाना है, मतलब बिल्कुल आप देखो यही क्वेश्चन से स्टार्ट करना है हमें। तो इसको बच्चों आप इस ऐसे केस में वर्क डन लिखोगे कैसे? कोई भी फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं हम? वर्क डन इज क्या होगा? तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था फिजिक्स में ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सारे पिछले चैप्टर साथ में ही आते हैं, सब कुछ स्वीप होता हुआ ही आता है, राइट? तो सब यूज होगा। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन, हाउ विल यू स्टार्ट? आप लिखोगे वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, तो ये क्या बन गया आपका? के इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट वही डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो ये क्या बन गया? ये आपका बन गया इंटीग्रल ऑफ के इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। क्या समझ आया? अगर अब मैं इसको स्प्लिट करके भी लिख दूं, चलो, के इंटू इंटीग्रल वाई डी एक्स प्लस के इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई, क्या मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ? कैन आई इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन? ये बिल्कुल वही इशू आ गया जो हम लास्ट टाइम सीख रहे थे। क्या बताया था मैंने आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाला, कि अगर तो हम इंटीग्रेशन कर पाए, अगर तो मान लो बाय सम मेथड मैं इसको इंटीग्रेट कर पाता तो क्या होता? फिर हम इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर ही ना पाता तो नॉन कंजर्वेटिव। इस क्वेश्चन में कभी तो हम आगे बढ़ते, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कोई और इंफॉर्मेशन दी हुई है? हमें दिया हुआ है कि 3,5 से 5,7 स्ट्रेट लाइन में लेके जाए, राइट? तो हम क्या कर सकते थे? हम उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। 3,5 से 5,7 वाले जो पॉइंट्स हैं, हमें बता दिया कि पार्टिकल को ऐसे लेके जा रहे हैं। तो क्या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो? क्या बनेगी? y माइनस 5 ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ही बन गया। तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू x प्लस 2। इससे क्या फायदा हो गया?
मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और जो दूसरे वाला एक्सप्रेशन है वहां पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा। करो फटाफट देखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जस्ट लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है आईआईटी में। अभी चेक करता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मुझे पता बट कंसेप्ट यही। तो वो जो एवरी वर्ड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट राइट। हम ऐसे नहीं सोच सकते फटाफट देखा कि बस ये दिया ये फॉर्मूला लगा दो, अटक जाओगे। तो बच्चों एक और बात देखो, यू हैव टू वेज। या तो आप x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, नहीं तो आप dy और dx की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या बन गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपको पता चल गया कि dy इज इक्वल टू dx। तो आप उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे यहाँ कि dx की जगह dy लिख दो, dy की जगह dx लिख दो, फिर तो काम आसान हो जाता ना। ये आया y इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया 1 बन गया, विच मीन्स की dy इज इक्वल टू dx। तो आप अपने इंटीग्रल में dx और dy की वैल्यूज को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बच्चों ये बात समझ आई? आपने देखा कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में आगे कैसे बढ़ पाए जब हमारे को पाथ पता था। तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाला ये जो फोर्स है इसका आप वर्क डन सिर्फ तभी निकाल पा रहे हो अगर आपको पाथ पता है। तो उससे क्या लग रहा है कि दिस इज प्रोबेबली अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बट वी विल गो इनटू द डिटेल्स। अभी के लिए ये समझ आया बच्चों? आगे बच्चों फिफ्थ हो गया, सीधा 18। बच्चों ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? फिगर ऐसा क्यों है मेरे पास? क्या आपके पास भी ब्लैक फिगर है क्या? बस ब्लैक है, अच्छा। हाँ जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालोगे बच्चों? देखो क्वेश्चन में लिख दिया स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज, मतलब जितना वेज मूव करेगा उतना ही ब्लॉक मूव करेगा। तो आपको इसका मास एक्सेलरेशन दी हुई है, टी दिया हुआ है, तो आपको पता है कि ये जो वेज है वो कितना ऊपर जाएगा, जितना वेज ऊपर जाएगा उतना ही आपका ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो अब आप ग्रेविटी का वर्क डन कैसे निकालोगे? ग्रेविटी का तो फोर्स नीचे है mg, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लोगे हाफ एटी स्क्वायर से, एंगल 180, तो एफ एस कॉस थीटा। और बिल्कुल ऐसे ही बाकी सबके भी निकालने हैं आपको। हाँ नेगेटिव आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, करेक्ट। ठीक है, कौन सा आंसर आता है वैसे? 144। एंड सिर्फ इसी का ही आ रहा होगा और किसी का तो नहीं आ रहा होगा।
ठीक है जी, आगे बच्चों। ना, वो तो फोर्स ही नहीं है ना, स्यूडो फोर्स कोई फोर्स थोड़ी होती है, वो तो ट्रिक है। हाँ, वो सीधा डेल्टा के से भी निकाल सकते हो। अच्छा बच्चों, एक बात समझ गए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस सीधा डेल्टा के से भी निकल जाएगा। मतलब दो तरीके हो गए, अगर तो ये तीन निकालने पड़ ही गए तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज सम ऑफ दीस थ्री ओनली, एंड अदरवाइज तो सम लिया होगा तो ऑब्वियसली माइनस के साथ ही लिया होगा। फिर क्या आंसर? एक मिनट, ग्रेविटी का वर्क डन आप -144 कह रहे हो, नॉर्मल का कितना आता है? उसका तो प्लस में आएगा। -160 आ रहा है, ओके। नॉर्मल का 144 आ रहा है, ठीक है। और तो ये कर कर आगे फिर 32 ही बनता है उसका, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेकेंड पार्ट आएगा, जो पहले आपको वो थीटा निकालना पड़ेगा जो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन दिया था, याद है? उसके हिसाब से तो वो आपका थीटा निकलना चाहिए tan इनवर्स म्यू। जब आप उसको tan इनवर्स म्यू पुट करके निकालोगे फिर आ जाएगा आंसर, ठीक है। बेसिकली 7th और 6th सेम है अगर आप देखो तो, बस फर्क क्या है, मतलब वैल्यूज में, और इसमें एंगल बता दिया आपको कि कैसे कौन सा ले। और कोई बच्चों क्वेश्चन? ए पार्ट छोड़ दो, 18 तभी आगे वाले का, मतलब उसमें आपको अभी वो पता ही नहीं, वो सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व हो रही है। 18 छोड़ दो। बी पार्ट बच्चों तो दो ही हैं। ओके, तो बच्चों याद करो, लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसमें हमें क्या समझ आया था बच्चों? कंजर्वेटिव का क्या मतलब है, दो तरीके से समझा था हमने, है ना। एक तो ऐसे कि भाई ऐसी फोर्स जो जब किसी बॉडी से एनर्जी ले तो उसको स्टोर करके रखे, और दूसरे डेफिनेशन की फॉर्म में क्या था कि जिसका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ठीक है। सिमिलरली नॉन कंजर्वेटिव का क्या है, जो डेफिनेशन वाइज जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, एंड जो जब एनर्जी जिस निकालती है तो उसको स्टोर नहीं करती, उड़ा देती, करेक्ट। तो इस हिसाब से हमने फोर्सेस को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बोला था। ने क्या समझा था, कैसे बताएंगे कि एक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। उसका एक्चुअल तरीका होगा कि हम उसका लिखें इंटीग्रल एफ डी एस, और हम देखें कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, मतलब सॉरी, हम वो इंटीग्रल लिखें और अगर तो हम उस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी रिलेशनशिप, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव हो गई, और अगर हम नहीं सॉल्व कर पा रहे तो वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो गई, ठीक है। तो आपको बच्चों ख्याल होगा कि मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल भी दिया था एक फोर्स का, जिसमें हमने बिना पाथ जाने भी सीधा इंटीग्रेट हो गया था वो। यहीं पे ऐसे ही सोच लो, अगर यही फोर्स एक मिनट के लिए आपकी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होती तो वो इंटीग्रल में क्या बनता, इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन तो हो गई सीधा एक्स स्क्वायर बाय 2, तो वहां पे तो आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, आपको पाथ तो नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ आती है?
अब बच्चों यही क्वेश्चन हमने आज दिया था कि अगर मैं इस वाली फोर्स का निकालना चाहूँ, देखना चाहूँ कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो क्या मेथड होगा? मैं एफ डॉट डी एस लिखूंगा, ठीक है, जो कि आपका वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बन गया, करेक्ट। अब बच्चों मुझे फिर से बताओ कि ये चेक करने का तरीका क्या है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, कि ये इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे जस्ट अभी हमने ये इंटीग्रेशन कैसे की थी, पाथ जानकर, ठीक है। अब बच्चों यहां पे एक प्रॉब्लम है, हमने कहा कि भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? हमारे को कौन सा हर तरीके की इंटीग्रेशन करनी आती है? डिफरेंशिएशन तो फिर आसान थी, इंटीग्रेशन तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम जो इंटीग्रेशन करते हैं हमें तो बहुत पर्टिकुलर फॉर्मूलाज ही आते हैं, हमें तो बाकी आते ही नहीं फॉर्मूलाज। तो हमारे लेवल पे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या ये बात समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, तो जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, इसीलिए मैंने ये केस लिया है कि ये आप सीधा तो नहीं कर सकते थे, बट इट सो टर्न्स आउट कि ये जो केस होता है, दिस इज एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, मतलब ये भी इंटीग्रेट हो सकता है। और मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू जो बनती है बेसिकली वो डी ऑफ एक्स वाई, मतलब फिर इंटीग्रल और डी कट जाएगा तो ये क्या बन गया, एक्स वाई बन गया, कि ये इंटीग्रेट हो सकता है, विच मीन्स कि ये फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव। और ये मतलब आया कैसे, मतलब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें बच्चों, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई वो क्या बनता है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी ऑफ एक्स वाई क्या बन गया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, जो कि यहां था। तो इसलिए मैंने इसको लिखा है एज इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, तो ये कटा, तो ये क्या बन गया, एक्स वाई। तो उससे तो ये निकल के आ गया कि भाई ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। आप देखो मैंने यहाँ कोई पाथ नहीं यूज किया, ठीक है। तो नाउ दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि सर ये सपना हमें कहां से आएगा कि एक्स वाई लेना था, है ना? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हमने ये लिख तो लिया रेड वाला कि भाई आप ऐसे चेक कर सकते हो, बट ये चेक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें हर टाइप की इंटीग्रेशन करनी ही नहीं आती। आई बात समझ? इसीलिए जो आपका वो 3A में क्वेश्चन डला हुआ था, इट डिड नॉट एक्सपेक्ट यू कि आप इंटीग्रेट करो, इसने तो आपको पाथ दे दिया कि आप उसी से करके दिखा दो, और उसने तो आपसे पूछा ही नहीं कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं फोर्स। तो एक बार लिख लो ये, फिर देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे।
हाँ बच्चों, लिख लिया? Yes. समझ आया फिर क्या चक्कर है इस क्वेश्चन में? मतलब अब ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। क्या प्रॉब्लम है कि अब हम बता ही नहीं सकते। अगर तो मैं ना करके दिखाता फिर तो आप कह ही देते कि सर नहीं हो रहा, चलो नॉन कंजर्वेटिव है, राइट। बट अब मैंने आपको ये प्रूव कर दिया कि भाई कर सकते थे, ठीक है। एंड सबसे पहले समझो, यू आर नॉट सपोज टू नो दिस, एटलीस्ट नाउ 12th में सीखोगे आप ये वाला मेथड। तो इसका मतलब बच्चों, हम इंटीग्रेशन से तो नहीं बता पाएंगे, एक्चुअल तरीका इंटीग्रेशन है बताना, बट हम उससे नहीं बता पाएंगे कि एक फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, राइट। तो फिर अब हम क्या करें? अब हमने कह लो कि वो इंटीग्रेशन करके कुछ स्पेशल केसेस बना लिए जिनमें हमें पता चल जाएगा कि भाई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। हम फिलहाल के लिए सिर्फ वो सीख लें कि भाई फोर्स अगर इस टाइप की हो तो वो कंजर्वेटिव, एंड विच इज सफिशिएंट फॉर अस, जो हमारा काम चल जाएगा। आपको कभी भी कोई एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि जहां पे इंटीग्रेशन बेसिस पे आपको बताना पड़े, ठीक है। तो अब हम कैसे बताएंगे कौन से केसेस में फोर्स कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। तो जो पहला केस तो है कि अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसी कोई भी फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होगी। और ये आप समझ भी सकते हो क्यों। ये तो हमने जब लिखे थे डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन, तो पहला केस यही तो था कि जब एफ डॉट ds में हमने कहा कि एफ कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, तो वो तो इंटीग्रेशन ही हो गई। अगर एफ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करनी पॉसिबल है, तो इसलिए वो तो बन ही गया। तो भाई कोई भी कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होती है। तो नाउ अब हमें और अच्छे से वो बात क्लियर हो गई कि वो जो क्वेश्चन था कि क्यों ग्रेविटी का वर्क डन 0 आ रहा था राउंड ट्रिप में और फ्रिक्शन का नहीं आ रहा था, है ना। क्यों? ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है तो वो कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो तो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव है। ऑल्दो मैंने ये कहीं नहीं कहा कि कांस्टेंट नहीं है तो वो पक्का ही नॉन कंजर्वेटिव हो, बट चलो फ्रिक्शन में ऐसा होता है कि वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। यही चीज जो हमने पहले करी थी, ठीक है। सेकंड, सेकंड होता है बच्चों कि अगर कोई फोर्स इस टाइप की हो कि वो सिर्फ डिस्टेंस डिपेंडेंट हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। कोई एग्जांपल दो मुझे, कोई ऐसी फोर्स जो सिर्फ डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है जो दूसरे वाला आप पढ़ते हो, Gm1m2/r²। उसमें सिर्फ आर ही आ रहा है ना। और ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, Kq1q2/r²। तो जो फॉर्मूला सिर्फ आर पे डिपेंडेंट होते हैं वो वाले सारे केसेस में फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं।
अंडरस्टूड बच्चों, दो मेथड्स, ठीक है। तीसरा बच्चों, अगर जो आपकी फोर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट की तरफ ही डायरेक्ट कर रही हो, पहले समझ लो, ठीक है, फिर लिखते हैं। अगर हमारी फोर्स इस तरीके से लग रही हो कि वो हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, इसका एग्जांपल सोचो कोई। ग्रेविटी में भी लग जाता है, ठीक है, बट ग्रेविटी तो चलो हम ऊपर वाले केस से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट चलो हाँ, ग्रेविटी समझने के लिए आसान है। ग्रेविटी के केस में क्या होगा कि मान लो एक जगह सन है, अब प्लैनेट जहां मर्जी जैसे मर्जी मूव करे, उस प्लैनेट पे जो फोर्स लग रही होगी वो तो हमेशा सन की तरफ ही लग रही होगी, ठीक है। तो जब भी कोई फोर्स ऐसी होती है कि वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लग रही हो हमेशा, तो ऐसी फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, ठीक है, ये लिख लो। ऐसे ही चार्ज वाले केस में भी यही होगा कि नेगेटिव चार्ज कहीं भी जाए उस पर फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही लगेगी। नहीं, क्या चीज? टेंशन, मतलब टेंशन तो बहुत ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है। टेंशन में ऐसा नहीं होता ना कि अगर आप पूरा ऐसे घुमा सको तो फिर फ्लैट स्लैग ही हो जाएगा। हम्म, मैं वही कह रहा हूँ ना कि केस डिपेंडेंट हो गया कि आप कैसी मोशन बना रहे हो। आप मोशन ऐसी भी बना सकते हो कि टेंशन एक फिक्स पॉइंट की तरफ लग रही हो, आप कुछ और भी बना सकते हो। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना कि अब आपने किस तरह से बनाया हुआ केस। थ्रेड को तो आप जैसे मर्जी शेप्स देके कुछ भी बना सकते हो ना। कुछ भी, हाँ, बहुत कुछ बन सकता है वहां पे। हाँ, स्प्रिंग फोर्स डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। स्प्रिंग फोर्स में सिर्फ के एक्स आता है ना, तो उससे क्या लग रहा है कि स्प्रिंग फोर्स कैसी होती होगी? कंजर्वेटिव। और स्प्रिंग फोर्स तो खैर हम सीधा ही निकाल लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स तो हम इंटीग्रेट करके ही बता सकते हैं, वो इंटीग्रेट हो जाती है आराम से, वो भी आगे आएगा। ये बच्चों आए कैसे समझ? ठीक है, तो चाहे ये चार्ज वाली फोर्स हो गई, चाहे मास वाली हो गई, ये सारी एक ना आपके 3B में क्वेश्चन आएगा, हम देखेंगे तब कि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये कंजर्वेटिव फोर्स होने का यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म नहीं, जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है। कौन सी? ना, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं। ठीक है जी। तो राइट नाउ फिर से बच्चों आप समझो हमने क्या किया है। हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव समझा, हमने उनको डिफाइन किया, हमने तरीका समझा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें समझ आया कि वो हमारे बस का नहीं है, तो फिर हमने उसके कुछ पर्टिकुलर केसेस बना लिए जिससे हमें पता चलेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं। क्लियर ऑल? ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स सबको याद है कैसे लगती थी? ठीक है, स्प्रिंग फोर्स क्या थी? के एक्स, है ना। तो वो, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स नेचुरल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग फोर्स कि अगर आप खींचोगे, जैसे ये फिगर है, अगर आप राइट को खींचोगे तो फोर्स लेफ्ट को लगेगी, तो अगर इसको आप लेफ्ट को खींचोगे तो राइट। ठीक है, तो ये लिखो एक बार। हाँ, एग्जांपल किया था
चेक कर दिया से आप हर केस बता सकते हो, इससे तो आप कुछ केसेस बता सकते हो, ऐसा हुआ। इन तीनों से नहीं बता सकते आप, तो सिर्फ तब बता पाओगे अगर आपके एक्सप्रेशन में आर आ गया और आपको दिख गया कि हाँ भाई सारा कुछ आर की टर्म्स में है, तो सेकंड केस बन गया। जैसे कभी एग्जांपल दूंगा आपको आगे। तो स्प्रिंग में आप इस लॉजिक से बच्चों बता सकते हो ना कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होगी। क्यों? मतलब अगर आपको ये ना भी बताओ कि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो भी आप ये तो पता चलेगा ना कि वो फिक्स पॉइंट की तरफ ही लग रही है, तो उसी से पता चल गया आपको कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है। देख लिया बच्चों? ओके। अब बच्चों जैसे मान लो ये केस है, इस केस में क्या हम बता सकते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं? बस एक हिंट, आर क्या होता है जो हमने ऊपर लिखा था कि फॉर डिपेंडेंट ऑन आर डिस्टेंस। आर मैग्नीट्यूड वाइज तो डिस्टेंस हो गया, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। वो कैसे लिखोगे? ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो ट्राई टू यूज दिस, ट्राई टू यूज की आर वेक्टर जो होता है वो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है, तो क्या आप इस एक्सप्रेशन को सिर्फ आर वेक्टर की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर तो हो गया तो फिर तो सीधा ही पता चल गया कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है।
हाँ बच्चों, क्या पता चला? और आसान क्वेश्चन का है। ये कैसे? अगर आर वेक्टर पता है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो राइट ऐसे होता है आर वेक्टर। तो इससे ये आपकी फोर्स जो है वो क्या बन गई, आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब, तो इसलिए ये कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो मतलब केसेस में हम बता सकते हैं ना जहाँ पे सारा कुछ आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। अब यहीं पे मैं एक बिल्कुल छोटा सा भी चेंज कर दूं कि उस क्वेश्चन में ऊपर बस एक्स आई कैप की जगह एक्स स्क्वायर आई कैप कर देता, फिर आप नहीं बता सकते थे, फिर तो वो सारा लंबा चक्कर पड़ ही जाता। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कि अगर ये सही आ गया, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर या वाई की जगह वाई स्क्वायर कर दिया, इसमें यू कांट, तो आपको ऐसा कुछ कभी नहीं पूछा जाएगा। लिख लिया बच्चों? ये समझ आ रहा है कि इसको हमने वाई वी हैव रिटन इट एज कांट टेल, क्योंकि अगर मैं इसको मान लो इंटीग्रल फॉर्म में लिख भी दूंगा तो वो बड़ा सा इंटीग्रल बन जाएगा जो मुझे सॉल्व करना नहीं आता, और क्लियरली इसको सीधा सीधा आर वेक्टर की फॉर्म में तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट? ओके, अच्छा ये एग्जांपल ट्राई करो। आपको कहा है कि एक बॉडी पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, मैग्नीट्यूड एफ, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है? बॉडी कुछ भी अजीब सा पाथ फॉलो कर रही है फ्रॉम 0,0 टू सम L, D। आपको ये फोर्स का वर्क डन निकालना है। फोर्स कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है।
गलत। वैसे तुम्हारे 5 चल रहे हैं, नहीं थे? क्या आंसर, क्या लिखा? आंसर बताओ फाइनली क्या है? एक्स के एफ ही बोल दो उसको। ठीक है। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि आप एक गलती करो बस। होता क्या है, एकदम दिखा फोर्स कांस्टेंट, इससे क्या लगता है वर्क डन क्या होना चाहिए? हमें लगता है कि फोर्स मतलब की डिस्प्लेसमेंट लिख लो। तो डिस्प्लेसमेंट लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना था कि एफ डॉट एस होता है, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एफ डॉट एस होता है। इट्स नॉट कि एफ इंटू एस, मतलब आपका आंसर एफ इंटू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अगर आप रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख रहे हो तो उसके साथ में क्या आना था, एक कॉस थीटा भी आना था, और वो थीटा आप निकाल सकते हो। नहीं तो जो बिल्कुल बेसिक मेथड है वो तो ये है, सिंपल। मैं तो हमेशा कहता हूँ वर्क डन यूज ही ये करो, एफ डॉट डी एस। तो क्या बना, एफ इंटू जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। इस डॉट प्रोडक्ट से क्या बना, एफ डी वाई। एक टर्म तो खत्म ही हो गई ना, ये वाली, सिर्फ यही वाली बचेगी, एफ डी वाई। वो क्या है, सिंपली एफ इंटू टी। क्या ये बात समझ आई बच्चों? क्लियर टू ऑल? ये डी की सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, अगर हम सोचें, मतलब अगर हमने आगे के लिए थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म बनानी ही हो तो डी की सिग्निफिकेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ, मतलब हम ऐसे बोलें कि अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलना ही है, ठीक है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, वैसे तो मैं क्या कहूंगा, मतलब सजेस्ट क्या करूंगा, क्या सेफली हमने चलना कैसे, एफ डॉट डी एस। एक फॉर्मूला याद रखो ना हर जगह, दिक्कत क्या है, उसी से करते जाओ। जबरदस्ती हम कोई शॉर्टकट फॉर्म लगाएं और उससे गलती कर दें। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? ओके, तो बच्चों आगे हम
ये अपना पार्ट खत्म हो गया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाला। नेक्स्ट बच्चों हम जो बात करेंगे दैट इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ देयर इज अ रीजन कि व्हाई पोटेंशियल एनर्जी से पहले हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ते हैं, अभी समझ आ जाएगा वो। बच्चों मुझे बताओ कि सो फार आपको क्या पता है अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। स्टोर्ड तो एनर्जी तो स्टोर्ड ही होती है, मतलब वो तो कोई भी एनर्जी का मतलब ही है कि वो स्टोर्ड है, राइट? तो पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन और ब्लैक मनी टाइप से हैं जो जो होती है वो दिखाते नहीं है। और कोई बच्चों? वो तो सारा कुछ ही मैनमेड है, ये चैप्टर ही मैनमेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ऑब्वियसली मैनमेड है। तो वो भी सारी होती हैं। नहीं वो तो अगली चीज हो गई, मतलब हमारा क्वेश्चन तो है कि पोटेंशियल क्या है। हम्म, जो हाइट वाली होती है ना, जिसको हम जनरली एमजीएच पहले यूज करते थे, वो एक स्पेशल केस है। पोटेंशियल एनर्जी तो और टाइप की भी होती है, इलास्टिक भी होती है, वो भी एक अलग मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना, चलो समझते हैं क्या होता है ये, मतलब नहीं जनरली पढ़ी होती है हमने इस लेवल पे। क्या होता है बच्चों, अगेन लेट्स कम बैक टू दिस कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने समझा था कि अगेन मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ नेगेटिव वर्क की, है ना? बताओ मुझे कि जब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दोनों नेगेटिव वर्क करती हैं तो क्या हो रहा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स ने जब नेगेटिव वर्क किया तो क्या किया? स्टोर कर लिया अपने पास। नॉन कंजर्वेटिव ने जब किया नेगेटिव वर्क, लूज कर दिया, उड़ा दिया। तो बच्चों क्या होता है कि जब एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी जब एक कंजर्वेटिव फोर्स किसी और बॉडी पे नेगेटिव वर्क करती है, मतलब क्या किया उसने? एनर्जी निकाल ली। और हमें यह भी पता है कि फ्रॉम हिज नेम, फ्रॉम द नेम ऑफ द फोर्स, कि जब वो निकालती है तो वो उसको निकाल के सेव कर लेती है। ठीक है, तो एक कंजर्वेटिव फोर्स ने जब एनर्जी को स्टोर किया हुआ होता है अपने पास फॉर फ्यूचर यूज, तो उसको हम कहते हैं एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो हम बार बार कह रहे थे ना कि कंजर्वेटिव फोर्स अपने पास एनर्जी स्टोर कर लेती है, तो जब वो अपने पास स्टोर करती है तो उसको जिस फॉर्म में स्टोर करती है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन इज वेरी वेरी क्लोजली इंटरलिंक्ड विद कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कि कंजर्वेटिव फोर्स हम कह रहे हैं स्टोर करती है, और वही जो स्टोर करती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो एग्जैक्ट एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कंजर्वेटिव। और आप ये समझ सकते हो कि ये ऑब्वियसली कंजर्वेटिव के लिए ही होगी, क्योंकि वही तो स्टोर करती है। नॉन कंजर्वेटिव ने तो स्टोर ही नहीं किया, तो उसके लिए तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात ही नहीं कर सकते। आई बात समझ? तो भाई सीधी सी बात ये है कि जहां जहां पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स आ गई, वहां वहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाली एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, एंड सो। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन कि जो कंजर्वेटिव फोर्स जिस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है जी, तो
जब एक बार समझो ध्यान से, फिर लिखते हैं कि जब हमने कहीं पे एक फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, मतलब कहीं से उसने एनर्जी ले ली, ठीक है, तो जब वो उसको ले लिया तो अब कंजर्वेटिव फोर्स ने तो उसको स्टोर किया हो, नॉन कंजर्वेटिव ने क्या किया, उसको लूज कर दिया, ठीक है। तो इसका हमने ये बच्चों एग्जांपल भी समझा था, बिल्कुल यही कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या करती है, यहाँ पे उसने ली एनर्जी बट वापसी टाइम दे दिया। फ्रिक्शन क्या करती है, लेती जा रही है और उड़ाती जा रही है, तो क्या हो गया, धीरे धीरे बस खत्म हो गई, यहाँ पे बैलेंस सी, ठीक है, एक बार नोट कर लो। हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ट्रांसफर कर दे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो कंसर्न स्टोरेज से है कि वो स्टोर कर सकती है कि नहीं, अपने पास नहीं रख सकती वो। तो बच्चों एक बात आप माइंड में रखना, मैंने खैर ये पहले भी बताई थी कि इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है कि वो वापस करती है कि नहीं, इंपॉर्टेंस किस बात की है कि वो स्टोर करती है, ठीक है। वो तो अगर मान लो बॉल को हम ऊपर ही रख देते कहीं तो वो वापस ना करती, बट स्टोर करके तो रखा हुआ है।
ठीक है, सिंपली पुट कंजर्वेटिव फोर्स के पास एक बैग है जिसके पास वो एनर्जी को संभाल के रख सकती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के पास कोई बैग नहीं है। ठीक है, तो निकाल तो सकती है बट निकाल के उसके पास कोई जगह नहीं है उसको रखने की, तो वो या तो किसी और को दे दे, ठीक है, अपने पास नहीं रख सकती। ओके, तो बच्चों बताओ, यहाँ से मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन बनाते हैं हम? कि जब कंजर्वेटिव फोर्स ने एनर्जी निकाली तो उसने जिस फॉर्म में स्टोर कर दिया उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर बच्चों, ओके, चलो दैट्स इट। अभी इसके क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते पोटेंशियल वाले, ठीक है, इट विल टेक टाइम। तो अब क्या करोगे आप? 3B, तो स्टार्ट डूइंग NLM 3B। उसके नेक्स्ट क्लास में मतलब आपने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस किए होने चाहिए। ऑलराइट, चलो ठीक है बच्चों।